Hello everyone, welcome to another brand new summary video on CFA level 1। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स की रीडिंग्स एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार अंदाज में इकोनॉमिक्स की समरी आपको कराई जाएगी। आज जिस रीडिंग को हम शुरुआत कर रहे हैं वो है टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इससे पहले भी कई सारे सब्जेक्ट की समरी मैं कह सकता हूँ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। सो जस्ट इन केस यू वांट टू चेक दैट आउट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग वीडियोस एज वेल एज यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू द प्लेलिस्ट जहां हमने पहले से काफ़ी सारे समरी वीडियोस बना रखे हैं। आज हम जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक्स वो है टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँगा ये चैप्टर है, काफ़ी इजी लगेगा आपको और ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल स्टफ वगैरह है जो आपको अदरवाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये एक समरी वीडियो है, इसको आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए नहीं देख रहे हैं। आई प्रिज्यूम दिस, आप इसको समराइज करने के लिए अगर देख रहे हैं, अपने रिविजन्स के लिए अगर देख रहे हैं, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। शुरुआत करते हैं लर्निंग आउटकम ए से, जिसमें प्राइमरीली प्राइस इलास्टिसिटी और कुछ सिंपल और इधर उधर के बेसिक टर्म्स का चर्चा है। सबसे पहले हम ओन प्राइस इलास्टिसिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी, जिसको हम ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू चेंज इन पी बाय पी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू। ठीक है, सो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है सर वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, percentage change in Q by percentage change in P, and you can also use this formula to do your calculations। कभी सवाल आएंगे तो आप ये काम कैलकुलेशन में लीजिएगा। अब यहाँ ये जरूर आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज चेंज इन क्यू? सो चेंज इन क्यू इज बेसिकली न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी इज नोन एज चेंज इन क्यू। सिमिलरली जो हम चेंज इन पी की बात करें, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। क्लियर है? सो चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी इज एक्चुअली द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा यहां जो आप पी देख रहे हैं सर, वो पी है आपका ओल्ड प्राइस। क्लियर है? एंड जो आप यहाँ पे क्यू देख रहे हैं वो है आपका ओल्ड क्वांटिटी। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ टोटल आपको 4 इनपुट्स बताए हैं, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, पी एंड क्यू। अगर आपने इनका ध्यान रखा, आपके प्रैक्टिकल्स रॉन्ग नहीं होंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। नेक्स्ट अप इज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली 5 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू ले सकती हैं। ये वैल्यूज हो सकती है इन्फिनिटी से लेकर के अपने आई वुड से 0 तक की रेंज है। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी वैल्यूज भले ही पॉजिटिव में आपको देखने को मिल रही है, इट इज एक्चुअली नेगेटिव। ये बात याद रखिएगा दैट प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलमोस्ट जनरली, ठीक है, नेगेटिव। ज्यादातर पॉइंट्स पे नेगेटिव होती है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं इसके, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव एंड द रेंज दैट यू आर एक्चुअली सीइंग हियर इज द रेंज ऑफ 0 टू माइनस इंफिनिटी, इट्स नॉट प्लस इंफिनिटी। ये बात ध्यान रखने की है। बट इस रेंज में सिंस देर इज नो पॉजिटिव टेरिटरी, तो यहाँ पे जो नेगेटिव टेरिटरी है इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं देखने को। आपको मिल रहा है 0, आपको मिल रहा है -1, यू आर गेटिंग दिस एरिया एज वेल एंड दिस एरिया एज वेल। सो टोटल मिला के आपके पास में 0 की वैल्यू है, -1 की है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू है, एंड देन यू हैव माइनस इंफिनिटी एज वेल, जिसको हम यहाँ पे 5 वैल्यूज के तौर पे देख रहे हैं। अगर इंफिनिटी या फिर मैं बोल सकता हूं माइनस इंफिनिटी रहती है प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये होता है दैट इवन दो द परसेंटेज चेंज इन पी इज ऑलमोस्ट 0, नेग्लिजिबल, स्टिल देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी। ओके, देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सो अगर आपके प्राइस में मूवमेंट के बिना भी अगर क्वांटिटी में मूवमेंट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। Similarly, we have perfectly inelastic, where your percentage change in Q is actually 0. So even if you move your prices up or down, there will be no change onto your quantity, and that is known as perfectly inelastic. EP is equal to 1 को हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 उसे हम रिलेटिव इलास्टिक कहते हैं, और लेस देन 1 होने पे रिलेटिवली इन इलास्टिक हम इसे कहते हैं।
ये 5 वैल्यूज अच्छे से याद रखिएगा, इनके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको ये समझाया, यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक है कि यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं है बट क्वांटिटी में है, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। सिमिलरली इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी एंड देयर इज अ चेंज इन प्राइस, तो भी उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये 5 वैल्यूज का जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। बहुत सिंपल है। नंबर 1 है सब्सटीट्यूट्स। जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे इलास्टिसिटी उतनी बढ़ेगी। मैंने जो अपना मेन लेक्चर है उसमें मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं दैट इलास्टिसिटी इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी ऑफ द वेरिएबल। सो ऐसे में अगर सब्सटीट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं और मान लो प्राइस बढ़ जाए किसी एक प्रोडक्ट का, तो लोग दूसरे सब्सटीट्यूट को ट्राई करना चाहेंगे एंड दैट इज वेयर यू विल सी क्वांटिटी शिफ्ट्स हैपनिंग एंड दैट लीड्स टू इलास्टिसिटी। सो जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट यानी कि उतना ज्यादा वहां पे कंज्यूमर्स हाय तौबा मचाएंगे, और हाय तौबा मचाने को ही मैंने समझाया है अपने मेन क्लास में आप सबको इलास्टिसिटी के नाम पे। सो मोर सब्सटीट्यूट्स लीड्स टू मोर इलास्टिसिटी। सिमिलरली अगर आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन इलास्टिसिटी पे या फिर किसी प्रोडक्ट पे एक्चुअली खर्चा कर रहे हो, तो वो भी इलास्टिसिटी बढ़ाने का काम करेगा। ये भी बहुत सिंपल है सर। आप जितना ज्यादा खर्चा कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, आप उतने कंसर्न्ड हो उसके प्राइस को लेकर के। सो इफ देयर इज अ प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज, दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू चेंज योर बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एंड उससे इलास्टिसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिमिलरली टाइम पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस चेंज, वो जरूर हम देखेंगे। अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है यानी द प्राइस चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, तब लोग इलास्टिक हो जाएंगे, और अगर शॉर्ट टर्म में कोई प्राइस में चेंज है तो लोग इलास्टिसिटी कम शो करेंगे। सो दीज आर 3 factors which affect your price elasticity and I hope you have got the point here. नंबर 4 इज पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी कुछ नहीं सर, हमारा एक मैं कह सकता हूं डिमांड कर्व है। ये है हमारा सर डिमांड कर्व, और इसी डिमांड कर्व के वेरियस एंगल्स पे या वेरियस पॉइंट्स पे यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इलास्टिसिटी वैल्यूज। यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज आपके सामने शो की हुई है। ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, ईपी इज इक्वल टू 0 यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक, EP इक्वल टू 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है विच इज EP इज इक्वल टू लोअर पोर्शन बाई अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन बाई अपर पोर्शन, एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड दिस आउट। आप अगर मैं बताऊं आपको इन्फिनिटी की वैल्यू चेक करनी है तो कैसे पता चलेगा? तो इस पॉइंट से जो लोअर पोर्शन है वो है पूरा डिमांड कर्व का पोर्शन। क्लियर है? सो यू विल डेफिनेटली हैव समथिंग इन द न्यूमरेटर, बट सिंस देयर इज नो अपर पोर्शन हियर, अपर पोर्शन इस डिमांड कर्व में नहीं है, इस पॉइंट के बियॉन्ड, तो वो वैल्यू हो गई 0। सो एनीथिंग बाई 0 गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। सिमिलरली EP इज इक्वल टू 0 भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस पॉइंट से लोअर पोर्शन कुछ भी नहीं है, सो यू विल हैव 0 इन द टॉप एंड समथिंग इन द बॉटम, and that will lead to a value of 0. So that is how we can actually find out values of elasticity across the demand curve. इसी को हम कहते हैं point elasticity. I hope ये आपको concept समझ में आ गया। अभी लर्निंग आउटकम ए में एक दो चीजें और बाकी हैं, जैसे कि नंबर 1 अपना इनकम इलास्टिसिटी फॉर्मूला आपके सामने है सर, परसेंटेज चेंज इन Q बाई परसेंटेज चेंज इन Y। Y स्टैंड्स फॉर इनकम हियर। क्लियर है? इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, चेंज इन Q बाई चेंज इन Y इनटू Y by Q, where Y is representing income and Q is representing quantity. क्लियर है? यहां पे भी अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, अनलाइक प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हम अज्यूम करते हैं, बट हियर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर नॉर्मल गुड्स प्राइस इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, एंड फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। हालांकि अगर ये फुल ऑन क्लास होती तो मैं इस पे भी एम्फेसाइज करता, समझाता आपको व्हाई नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, व्हाई इंफीरियर हैव नेगेटिव, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ समरी लेसन, आई होप आपको ये बातें याद आ रही होंगी, एंड आपको नहीं याद आ रही तो कम से कम ब्रशअप करके आगे बढ़े। अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर 2 पॉइंट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सर थोड़ा सा अलग है। यू हैव परसेंटेज चेंज इन Q इन द टॉप, you have percentage change of price in the
डिनोमिनेटर, बट द डिफरेंस हियर इज दैट क्वांटिटी आप y की लोगे तो प्राइस आप x का लोगे. आप इसमें रिलेटिव गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस को कंपेयर करते हो, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. अगेन गोज विदाउट सेइंग, यू कैन ऑल्सो पुट दिस फॉर्मूला इनटू पिक्चर. क्लियर है? चेंज इन Q ऑफ y बाय चेंज इन P ऑफ x इनटू px बाय QY. सो ऑब्वियसली ये भी आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा सब्सटीट्यूट्स के केस में आपको ये बताया जा रहा है दैट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, एंड कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव. अगेन इस पॉइंट को भी इलैबोरेट किया जा सकता है, बट आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन दिस बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. सिमिलरली इस चीज पे भी एक बार आप रीथिंक जरूर कीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो. नेक्स्ट अप इज 7 नंबर प्रैक्टिकल्स, जो कि डेलिबरेटली स्किप्ड है. पॉसिबल नहीं है सर सारे चीजों को अभी कराना, लेकिन आपको पता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस डायरेक्ट इक्वेशंस फॉर्म में आ जाते हैं. पता है ना आपको? यहाँ पे दे विल गिव यू अ डिमांड कर्व का इक्वेशन, एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट वेरियस इलास्टिसिटीज, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी पूछ सकते हैं आपसे क्रॉस इलास्टिसिटी पूछ सकते हैं, आपसे इनकम इलास्टिसिटी पूछ सकते हैं. सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स. जरूर से इसको प्रैक्टिस करें, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी आपको ये सब मिल जाएगा. नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू लर्निंग आउटकम बी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इफेक्ट. ठीक है? और प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट. ठीक है? वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वन इज इनकम इफेक्ट. ओके, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है. ठीक है? यहां पे सबसे पहले सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे आता हूं मैं, वो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? नाउ अब मैं आपको ये बात बताता हूं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यही सेम स्टेटमेंट पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों सुनने को मिल सकता है. ये मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं. ठीक है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें सोचने का तरीका दो अलग अलग ढंग से हो सकता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिव ही हमेशा राइट होगा, एंड आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव ही हमेशा राइट होगा. दोनों को अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो कभी पॉजिटिव नजर आएगा, कभी नेगेटिव. एंड इसीलिए यहां पे आपको बेसिकली ये समझना है कि आपके करिकुलम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप सीएफए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए, तब आपको पॉजिटिव ही याद रखना है. बट आई एम श्योर मैं बाकी कोर्सेज भी पढ़ाता हूं, तो कोई ना कोई बच्चा शायद नॉन सीएफए बैकग्राउंड से भी शायद इस वीडियो को देख रहा है, उनको मैं बता दूं आपको अपना करिकुलम चेक करना चाहिए कि वहां पॉजिटिव लिखा हुआ है कि नेगेटिव. सो ये एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा. बट जहां तक सीएफए लेवल 1 की बात है, वहां पे आप सबको पता है दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर है? यहां पे ये बात समझाई गई है. कैसे? मैं ऊपर समझा रहा हूं आपको फर्स्ट पॉइंट पे. यहां पे एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी का. क्लियर है? जो कि मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं. अगर टी अचानक से महंगी हो जाए तो फिर ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ज्यादातर लोग विल एक्चुअली increase their consumption for coffee, and resultingly tea की जो consumption है that will go down. The price of tea has gone up. Clear है? The quantity for coffee has gone up, and the quantity for tea has actually gone down. So here you are saying that price has gone up, the quantity has gone down for tea, but for coffee the quantity has gone up. And this is where the law of demand holds in between tea and टी का प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है? यहां पे आप देखिए प्राइस ऑफ टी वेंट अप एंड क्वांटिटी ऑफ टी वेंट डाउन. ये ही है जो लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है. सो एज लॉन्ग एज लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज अ पॉजिटिव इफेक्ट. क्लियर है? सो लॉ ऑफ डिमांड यहां पे बेसिकली होल्ड कर रहा है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सो दिस इज वेयर ऑल द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड ऑल द 3 पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड. नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट. नाउ इनकम इफेक्ट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स यू आर डीलिंग विद. देखो यहां बहुत सिंपल से बात बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का दाम कम होता है, सो टेक्निकली आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़नी चाहिए. ठीक है? लेट्स टॉक ऑफ बिस्किट्स है. क्लियर है? सो आपकी परचेजिंग पावर टेक्निकली बढ़नी चाहिए. एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं कोई प्रीमियम कुकीज का. ठीक है? आप अपने घर पे कुकीज खाते हो, बट सिंस दीज आर प्रीमियम कुकीज ऑब्वियसली आप अपने लिमिट में खाते हो. नाउ सपोजेटली some new company or the same company has come up with a newer
प्रोडक्ट और उस पे प्रीमियम कुकीज दे आर ऑफरिंग इट फॉर वेरी लेस प्राइस। पहले जहां 200 रुपए का पैकेट था, अब वो दाम घट करके शायद 150 हो गया है। सो प्राइस हैज रिड्यूस्ड। जब प्राइस रिड्यूस होगा फॉर अ प्रीमियम कुकी, तो आप शायद उसकी ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहोगे। तो जहां पहले 1-2 पैकेट लेते थे, आप शायद ज्यादा लोगे। सो रिजल्टिंगली यू आर सीइंग हियर दैट प्राइस हैज गॉन डाउन एंड क्वांटिटी हैज गॉन अप। वहीं पे अगर मैं बात करूं पार्ले जी जैसी मैं कह सकता हूं ग्लूकोज बिस्किट या फिर पार्ले जी या फिर और भी कई एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं जो ग्लूकोज बिस्किट है। अब कई लोगों को, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ यूनिफॉर्म फैशन, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कई लोगों को शायद ये इंफीरियर क्वालिटी बिस्किट्स लगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर एनी पर्सपेक्टिव, कई लोगों को लग सकता है कि ये इंफीरियर क्वालिटी बिजनेस है। सो इफ पार्ले जीज पैकेट विच कॉस्ट अबाउट 20 रुपीज, इफ दैट कम्स डाउन टू इवन 15, सम पीपल माइट नॉट प्रेफर टू बाय मोर ऑफ पार्ले जी। वो लोग पार्ले जी का प्राइस घटने पे भी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे एंड दैट इज वेयर इंफीरियोरिटी कम्स इनटू प्लेस। सो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट नॉर्मल गुड की तरफ व्यू होता है या फिर में इंफीरियर की तरह। अगर वो नॉर्मल गुड है तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा, अगर वो इंफीरियर गुड है तो वहां लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। जहां लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जहां लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा वहां नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड मेरे ख्याल से सबसे कम समय में इसको समराइज इसी तरह कराया जा सकता है। एंड आई होप यू आर नाउ ऑन द टॉप ऑफ दीज टू थिंग्स। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी। लर्निंग आउटकम सी पे आपको अगेन नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच में बेसिकली एक बाइफर्केशन कराया जा रहा है। नॉर्मल गुड्स में आपको समझाया जा रहा है कि उसका इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। सो यू सी बोथ पॉजिटिव्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। वहीं पे इंफीरियर गुड्स के केस में यू हैव अ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, but you have a negative income effect. So this is what you need to learn. Normal goods में दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन inferior goods में जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा नॉर्मल गुड्स दो तरह के होते हैं, वेबलेन जिसका एग्जांपल है डायमंड्स, लग्जरी गुड्स, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सो वेबलेन गुड्स एक्चुअल में एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इसके अलावा ज्यादातर जो नॉर्मल गुड्स हैं वो सब लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करते हैं। इसके अलावा इंफीरियर गुड्स दो तरह के हो सकते हैं। पहले इंफीरियर गुड्स हैं जो गिफन गुड्स होते हैं। इन गिफन गुड्स में क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे भारी पड़ता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट इज एक्चुअली लार्जर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड सिंस इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव पे भारी है, तो जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। एंड नेगेटिव इंपैक्ट होने का मतलब ही यही है दैट हियर लॉ ऑफ डिमांड वोंट बी फुलफिल्ड। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। गॉट द पॉइंट? यहां पे बस आपको ये चीज याद रखनी है दैट इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव, बट जब नेगेटिव होने के साथ साथ इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे भारी पड़ रहा है तो ओवरऑल इंपैक्ट विल बी नेगेटिव एंड दैट लीड्स टू एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नोन एज गिवन गुड्स। इसके अलावा बाद बाकी कई इंफीरियर गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां इनकम इफेक्ट भले ही नेगेटिव हो लेकिन वो ओवरशैडो नहीं कर सकता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पॉजिटिविटी को, एंड रिजल्टिंगली बाकी इंफीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के उल्लंघन नहीं होंगे। सो जब भी आपसे कोई पूछेगा इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ऑलवेज स्टार्ट दैट इट इज these are inferior goods for which income effect is larger than the substitution effect. Okay, nice. I hope आपको बढ़िया कमांड अभी तक मिल रही है। Next we are going to talk about आई वुड से प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। सिंपल है ये भी कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले आप शॉर्ट रन का समझ लें क्या क्या यहाँ पे अजम्पशन होता है। शॉर्ट रन में हमारे जो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से एक को हम मानते हैं फिक्स और एक को हम मानते हैं वेरिएबल, या फिर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कम से कम एक फिक्स मानते हैं हम, बाद बाकी सबको वेरिएबल मानते हैं। सो यहाँ पे लेबर जो है उसको हम वेरिएबल मान रहे हैं और कैपिटल को हम फिक्स मान रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल है उसमें बदलाव आएंगे, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से आप यहां पे देखिए कैसा इंपैक्ट आ रहा है ऑन योर टोटल प्रोडक्ट, जरा एक बार नोटिस कीजिए।
तो देखिए आपका जो स्टेज नंबर 1 है, ठीक है, दिस इज स्टेज नंबर 1. सो स्टेज नंबर 1 में यू आर सीइंग दैट योर टोटल पोर्टफोलियो इज इंक्लाइनिंग क्वाइट फास्ट, काफी अच्छे से बढ़ रहा है. इसका मतलब ये है दैट एवरी सिंगल यूनिट ऑफ लेबर दैट यू आर एडिंग ऑन, उसके वजह से टीपी आपका अच्छे से बढ़ रहा है. सो लेबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड टीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जैसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से अगर समझाएं तो ये मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है. जैसे जैसे आप लेबर जोड़ रहे हो और ज्यादा तेजी से आपका प्रोडक्शन हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक लेबर लिया, उसने 10 यूनिट बनाए, 2 लेबर लेने से 21 यूनिट बनाए, 3 लेबर लेने से मे बी 33 यूनिट्स बनाए. सो दिस वे इफ यू सी योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. पहले का मार्जिनल प्रोडक्ट था 10, दूसरे का था 11 और तीसरे का मार्जिनल प्रोडक्ट है 12. सो दिस वे यू आर सीइंग दैट योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. दिस इज योर स्टेज नंबर 1. क्लियर है? ये आपके लिए स्टेज नंबर 1. इसके बाद में अगर आप लेबर को और कॉन्टिन्यूअसली बढ़ाते हैं तो इंपैक्ट ये आएगा दैट यू विल सी दैट योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज नाउ डिक्रीजिंग. Your total product is still increasing, but your marginal product is decreasing. For example, this comes down to 10, this becomes 43. Then आपने लेबर और बढ़ाया, this comes down to maybe 6, this becomes 49. And आपने और बढ़ाया, this came down to 0 and it is still at 49. So ये भी एक situation हो सकती है. ये होता है आपके लिए stage number 2. ठीक है, this is stage number 2. Here your marginal product is actually declining but your total product is inclining. Total product अभी भी बढ़ रहा है. But this is the point where TP has hit its high and इसके बाद में marginal product actual में negative हो जाता है. यानी कि your marginal product will be -2, यानी कि this will become 47. So here you are seeing that after touching a high of 49 at TP level, your even TP is falling. So यहाँ पे आपको TP में fall देखने को मिलता है and this is referred to as stage number 3 and this is stage number 2. तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही समझाया गया है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट अक्रॉस द 3 स्टेजेस एंड इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. ध्यान रखिएगा, where MP is increasing, TP is also increasing. Where MP is decreasing, TP is still increasing, but at a slower rate. Where MP is equal to 0, TP is maximum, and where MP is negative, there TP is falling. ठीक है, इन चीजों को प्लीज याद रखिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा और आपका पूरा प्रोडक्शन फंक्शन आपकी गिरफ्त में रहेगा. इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और प्रैक्टिकल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन फंक्शन एंड मे बी कॉस्ट वगैरह, वो सब प्लीज आप एक बार देखिएगा. मैंने समरी वीडियो के परव्यू से उसको बाहर रखा हुआ है. Next we are talking about learning outcome E, where we are going to talk about the differences between accounting cost and accounting profit and economic cost and economic profit. Very simple. सबसे पहले अगर हम accounting cost की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ explicit costs आते हैं, वहीं पे economic cost में explicit और implicit cost दोनों आते हैं. ठीक है, so what difference you are seeing here कि यहाँ implicit cost extra है. जिनको नहीं पता implicit cost क्या होता है उनको मैं बता दूं, opportunity cost को हम कहते हैं implicit cost. सो यहां पे आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट दोनों अगर आप चेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट. वैसे ही अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है जब आपने टोटल रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस कर दें, यानी कि सिर्फ अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट से माइनस कर दें, तो फिर आपका आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट. वहीं पे इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप टोटल रेवेन्यू में से अपने इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करते हो, यानी कि आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस करते हो अपने टोटल रेवेन्यू में से. अब अगर आप ये सब माइनस करते हो तो आपको सिचुएशन दो तरह की देखने को मिलेगी. या तो आपका टोटल रेवेन्यू और इकोनॉमिक कॉस्ट एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, यानी कि आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, उसे हम इकोनॉमिक्स की दुनिया में नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. वहीं पे अगर आपका टोटल रेवेन्यू आपके इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा आ जाए उसे हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ऑब्वियसली एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसके बारे में हमने बात नहीं की यहाँ पे, वो है दैट योर टोटल रेवेन्यू इज लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट. दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लॉस इन इकोनॉमिक्स. गॉट द पॉइंट? तो ये चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा. देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट. टू टेक केयर ऑफ दिस. नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है सर, ये सब बच्चे को पता है. इट इज P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू AC. ये कंडीशन कुछ ऐसे देखने को मिलती है. दिस इज P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. क्लियर है? दिस इज योर MC कर्व, सो दिस इज वेयर योर इक्विलिब्रियम लाइज. And your AC is also here, somewhere here, so this is where your AC is also lying. So everything matches here. Your MC curve matches, your AC curve matches,
and yeah, that is how you see your equilibrium happening in perfect competition. short run में तीनों possibilities रहती हैं आपके पास में. a firm can earn normal profit, super normal profit और economic loss, लेकिन long run में only normal profit is possible. shutdown point का यहाँ पे formula है sir. short run में when P is less than AVC, that is the point where a firm should shut down, पर लॉन्ग रन में it is P less than ATC. इसका लॉजिक अच्छे से समझाया गया है that in short run you are concerned about recovering only your variable cost. क्लियर है? आप एक महीने में ये नहीं सोचते कि आपने जो फैक्ट्री लगाई उसका सारा पैसा आप रिकवर कर लोगे. दैट विल टेक टाइम, बट शॉर्ट रन में आप कम से कम अपने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहोगे. तो अगर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, दैट्स फेयर इनफ. बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं चलेगा. लॉन्ग रन में यू आर कंसर्न्ड to recover both variable cost as well as fixed cost, and that is why you are concerned that price should not go below ATC level. Final point here is the imperfect competition, और imperfect competition का जो equilibrium condition है वो है MR is equal to MC. break even condition for imperfect as well as perfect competition दोनों ही जगह होगा TR is equal to TC. this is the break even point, क्योंकि यहाँ पे आपको normal profit देखने को मिलता है, and normal profit का मतलब हो गया no profit no loss. एंड फाइनली शट डाउन पॉइंट यहाँ पे भी सेम है सर. शॉर्ट रन के केस में TR लेस देन TVC इज गोइंग टू क्रिएट अ शट डाउन पॉइंट फॉर imperfect competition. लॉन्ग रन में इट विल बी TC. क्लियर है? द ओनली डिफरेंस हियर कि यहां पे हम बात करें टोटल्स में. ठीक है, आपने ये चीज शायद नोटिस की कि नहीं की, एक बार देख लीजिए. हमने जब यही शट डाउन पॉइंट बात की थी फॉर परफेक्ट कंपटीशन, वी वर टॉकिंग अबाउट एवरेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट P and AVC, बट हियर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट TR and TVC. so we are talking about totals here and we are talking about averages here. उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि perfect competition में price constant होता है, so that's why we take the averages. वहीं पे imperfect competition में price का constant होना कोई जरूरी नहीं है, and that is why we are talking about the total levels rather than the average levels. So that was the entire stuff about this reading and I hope you have enjoyed it really well. अरे एक लर्निंग आउटकम बाकी रह गया. ओके, लर्निंग आउटकम F एक बाकी है. इसमें बस मेरे को एक डायग्राम एक्सप्लेन करना है. ये डायग्राम बेसिकली है सर लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का. बहुत सिंपल है. बहुत सिंपल ये है कि आप लॉन्ग रन में जैसे जैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करोगे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है आपका जो एवरेज कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन दैट गोज डाउन. क्लियर है? आप चीजें और सस्ते सस्ते में बना पाते हो. इसका कारण सबसे पहला ही जो होता है वो ऑब्वियसली होता है स्केल. आपका जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है, एंड रिजल्टिंगली आपका जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज कमिंग डाउन. दिस इज क्वाइट एविडेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व. But at some point of time you will reach your long run equilibrium which is also known as the minimum efficient scale. यानी कि ये वो स्केल है जहां पे आपका एवरेज कॉस्ट एकदम मिनिमम हो गया है. अब अगर आप यहां से क्वांटिटी और बढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट घटेगा नहीं, rather than बढ़ेगा. अब कई लोग बोलते हैं ये किस वजह से होता है, ये समझा दीजिए. तो ये सर होता है बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. बहुत आसान है, समझो, बहुत आसान. ठीक है, मैं आपको खुद समझाता हूँ और अपने एग्जाम्पल में समझाता हूँ. सपोज करो मैं अभी लाइव क्लासेस ले रहा होता, ठीक है, कोलकाता में फॉर CFA लेवल 1. मैं अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता तो ऑब्वियसली मेरे को हर स्टूडेंट पे जो एवरेज कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आता बिकॉज सेंटर के कॉस्ट हैं. क्लियर है? सो मेरा एवरेज कॉस्ट वुड हैव बीन हाई. वहीं पे अगर मैं स्टूडेंट्स 50 कर दूं सो ऑब्वियसली माई एवरेज कॉस्ट इज गोइंग टू कम डाउन. 100 हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट डाउन हो जाएगा. एकदम सही है. बट इफ आई स्टार्ट टीचिंग 500 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, क्लियर है, तो इससे मेरे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ने लगेंगे. वो किस लिए? क्योंकि फिर 500 स्टूडेंट्स हैं तो 500 स्टूडेंट्स में जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबको नहीं हो पाएगी. नाउ डाउट सेशन ज्यादा लिए जाएंगे तो डाउट्स की वजह से ज्यादा खर्चा लगेगा. इसके अलावा ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखना होगा ताकि काम अच्छे से स्मूथली चले. इसके अलावा वी विल नीड बिगर स्पेस, तो रेंट्स भी बढ़ेंगे. एंड सिमिलरली ये सारे खर्चे अचानक से मेरे जो एवरेज कॉस्ट है उसको शूट अप करने लग जाएंगे. दिस इज
एविडेंट अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज वाई इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि स्केल में काम करने का ये हमको नुकसान हो रहा है। यही नुकसान आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया में। नेचुरली यू वुड नॉट वांट टू गेट इनटू दिस एरिया, यू वुड वांट टू स्टॉप एट दिस लेवल, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कर्व। दिस इज लॉन्ग रन एटीसी फॉर यू। क्लियर है? सो दैट्स इट, दैट्स फाइनली आई थिंक द एंड ऑफ दिस रीडिंग। यस, वी आर एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, समरी अच्छे से आपके सामने पेश हुई, तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी करो। एंड अगर आप हमारे वीडियो कोर्स वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का एंड पढ़ाई करते रहें।